डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड के टॉपर से की फोन पर बात। हाई स्कूल परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बात कर बढ़ाया हौसला। सीएम धामी ने बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। देहरादून में महिला आक्रोश रैली में गरजे सीएम धामी। नारी सम्मान पर विपक्ष को घेरा। राहुल गांधी को बताया दुर्योधन। चारधाम यात्रा के खिलाफ दुष्प्रचार। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर देखे भ्रामक वीडियो। दुष्प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। सीएम धामी ने शरारती तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर संदिग्ध कंटेंट की लगातार निगरानी की जा रही है। चंपावत के दियूरी क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संवेदनशील इलाकों में व्यापक अभियान चलाकर अवैध भंडारण के नेटवर्क को निशाने पर लिया। 10 जगहों पर डंप, उप खनिज नष्ट, कच्चे रास्ते भी तोड़े। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बात की है। सीएम धामी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी से फोन पर बातचीत की गई। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत और सुशीला मेदिंत्रा, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्यन और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली वंशिका को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। सीएम धामी ने कहा कि इन सभी प्रतिभाशाली छात्रों ने न केवल अपने परिवारों, अपने जिले बल्कि पूरे राज्य को अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से रोशन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी छात्र भविष्य में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे और समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर, प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका, सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश, कैसे हैं? हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर। लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। इंटरमीडिएट की छात्रा हेमा नायक ने 462 अंक यानी 92.4% प्राप्त कर जनपद चंपावत में 6वां स्थान, राज्य स्तर पर 25वां स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके साथ शानदार प्रदर्शन से पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। इंटरमीडिएट परीक्षा में तनुजा उप्रेती 89.2%, ऐश्वर्या उप्रेती 88.8%, आदित्य सिंह बोरा और प्रिया 82.4% ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं हाई स्कूल में निधि रावत 82%, उषा 81.6%, यतिन जोशी 80%, निर्मल सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो हाई स्कूल के 68 विद्यार्थियों में से 36 तथा इंटरमीडिएट के 84 में से 74 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्कृष्टता का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।
देहरादून में नारी सम्मान, महिला आरक्षण और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने इस बहस को नया आयाम दिया, जहां हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक दोहरेपन का उदाहरण बताया। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस विशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने इसे महज एक राजनीतिक कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन भावनाओं के प्रदर्शन का मंच बना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रैली नारी सम्मान और अधिकारों की आवाज है, जो उन ताकतों के खिलाफ उठ रही है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालती रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन और मानसिकता वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर आया तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है, संसद में विरोध और सड़कों पर समर्थन का दिखावा। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। देहरादून में हिमालयी राज्यों के साथ समन्वय और नीति निर्माण परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी मौजूद रहे। बैठक में पर हिमालयी राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने, साझा चुनौतियों का समाधान करने, एकीकृत रणनीति तैयार करने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमालयी राज्यों की समान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग और सर्वोत्तम अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक में संतुलन स्थापित करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे विषयों पर प्राप्त सुझावों को शीघ्रता से लागू किया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने संयुक्त रूप से केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और सीएपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। धाम में एटीएस और बीटीएस की टीमें भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। हमारे द्वारा यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे पीएसी, सीएपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर एसडीआरएफ की टीम्स हैं और हमारे एटीएस और जो हमारा बीटीएस है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाए रहे। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए हैं। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए हैं और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेयर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। चारधाम यात्रा में आस्था की डगर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा।
चारधाम यात्रा से जुड़ी गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के थाना सोनप्रयाग में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान इंस्टाग्राम में एक आईडी से एक वीडियो सामने आया जिसमें केदारनाथ धाम को व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक दावे किए गए थे। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि एक वृद्ध श्रद्धालु को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद प्रशासन से मदद नहीं मिली और वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते आम यात्रियों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। वास्तविकता ये है कि 22 अप्रैल 2026 को गुजरात निवासी एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए हेलीकॉप्टर से शव को गुप्तकाशी भेजा। प्रशासन के अनुसार वीडियो के जरिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे आमजन को भ्रमित करने और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा से जुड़ी किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार का तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर संदिग्ध कंटेंट की लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने साफ किया कि चारधाम यात्रा की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और उत्तराखंड की छवि के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार हमने देखे कि मतलब वो श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा के भाव से ही जाना चाहिए। तो ये ठीक है, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भ्रामक प्रचार-प्रसार करके वो विश्व के दर्शन का केंद्र है, वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से और छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहाँ पहुँची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वीडियो बन रहे हैं छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर थोड़ा कभी हमारा प्रशासन होता है, जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करता है। उन व्यवस्थाओं में भी व्यवधान करने का काम जो करता है, तो लगता है कि वो श्रद्धा के भाव से जा रहा है या खाली रील बनाने के लिए जा रहा है। तो ये मंदिर समिति ने भी तय किया था कि वहाँ पर किसी प्रकार की उस आंगन में किसी प्रकार का जो परिसर है भगवान केदार बाबा का, उसमें किसी प्रकार की रील नहीं बननी चाहिए। उस पे प्रतिबंध लगाने का भी काम प्रशासन ने किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने दियूरी क्षेत्र में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रहार किया है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संवेदनशील इलाकों में व्यापक अभियान चलाकर अवैध भंडारण के नेटवर्क को निशाने पर लिया। निरीक्षण के दौरान टीम को करीब 8 से 10 स्थानों पर उप खनिज, रेता आदि के बड़े बड़े अवैध ढेर मिले। हालांकि मौके पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला, लेकिन प्रारंभिक जांच में साफ हो गया कि यह भंडारण बिना अनुमति में किया गया था। कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए विभागीय टीम ने जेसीबी मशीन से सभी अवैध रूप से जमा उप खनिज को मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि उसे आगे इस्तेमाल या फिर परिवहन ना किया जा सके। इतना ही नहीं, अवैध खनन के लिए बनाए गए कच्चे रास्तों को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अभियान के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र के अन्य संभावित ठिकानों को भी पहचान की और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को अवैध खनन से रोकने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। खनन अधिकारी राहुल रावत ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और ऐसी चिलचिलाती गर्मी में जब लाइट ना आए तो जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में है, जहां आज अघोषित बिजली कटौती को लेकर राजपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद के नेतृत्व में लोग बिजली घर पहुंचे और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली कटौती को लेकर विरोध जताया और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द ही समस्या को दूर करने की मांग की गई। वहीं मीडिया से बातचीत में जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने कहा, पिछले कुछ समय से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है और दिन भर आदमी काम में व्यस्त होकर जब रात को घर आराम करने आता है तो रात को 5 से 6 घंटे लाइट गायब रहती है। अगर ये व्यवस्था ऐसे ही 4 दिनों में स्थित नहीं सुधरी तो बिजली घर में तालाबंदी की जाएगी और किसी को काम नहीं करने दिया जाएगा। और अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी बिजली सुचारू रूप से हो जाएगी। अगर बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होगी तो यहां अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जाएगा।
पिछले कुछ समय से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। दिन भर आदमी अपने काम धाम में व्यस्त होकर शाम को आराम करने के लिए अपने घर में जाता है और रात भी पूरी रात 4 घंटे 5 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी लाइट गायब है। तो हम इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे स्टेट से बिजली उत्पन्न होकर अदर स्टेट में बेची जा रही है, तो पहला हमारे स्टेट का अधिकार है या दूसरे स्टेट का अधिकार है? हर कहीं लूट मचा रखी है सरकार ने, न बिजली छोड़ रही है न खनन छोड़ रही है सरकार ये। तो इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आज हम शांतिपूर्वक अपने साथियों के साथ में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ये व्यवस्था ऐसी रही 2 दिन 4 दिन में अगर नहीं सुधरी तो फिर इस बिजली घर में हम ताला मार देंगे, यहाँ किसी को काम नहीं करने देंगे और यहाँ कोई आगा अधिकारी कोई आगा तो उसको बाहर खड़ा करेंगे। अभी जो उनके एक्शन साहब की प्रतिनिधि मैडम थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से सटे अंतिम गांव डुंगरा लेटी में जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। यूकेडी नेता राजेंद्र पुनेठा ने गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सड़क, सोलर लाइट और स्कूल के उच्चीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अपनी पीड़ा रखी। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक ने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने गांव का भ्रमण तक नहीं किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आज तक ना कोई जिलाधिकारी गांव पहुंचा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने अपनी बदहाल स्थिति बयां करते हुए बताया कि शादी ब्याह के सीजन में भी उन्हें घोड़ों और खच्चरों के सहारे गाड़ गधेरों से पानी धोना पड़ता है। जिला मुख्यालय जाने पर भी केवल आश्वासन ही मिलता है, जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं होता। शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में इंटर कॉलेज न होने के कारण बच्चों को या तो बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर मजबूरी में दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जो आर्थिक रूप से हर परिवार के लिए संभव नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों नरेश चंद्र, बहादुर चंद्र, सुरेश सिंह, भीमचंद, नारायण चंद, लक्ष्मण सिंह, विक्रम सिंह और केशव चंद्र ने बताया कि गांव में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। साथ ही जंगली जानवरों के आतंक से उनकी फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही हैं, जिससे आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि सीमांत गांव की लगातार अनदेखी की जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और जल्द समाधान के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। सबसे पहले पानी की है, उसके बाद ये रोड इतनी खज्जर पड़ी है। लोग स्टैंड में देखो ये कितने आदमी जा रहे, इतने सालों से कह रहे हैं हम रोड को बनाओ करके। और मोदी जी का कहना है केंद्र से कि सबसे पहले जो है बॉर्डर को लेके चलो। आज देखें खुद आप आ रहे हो तो रोडों की जो हरकतें हैं कितनी बुरी हैं। तो ये गाड़ी जो है किस तरह से चलाई लोग ना। पानी की योजना सर कम से कम 20 सालों से खाली योजना ही बनी है, कागजों में ओके है, सब पैसे घोटाले में जा रहे हैं, पैसे का यूज हो ही नहीं रहा। यहाँ कहाँ जा रही है पैसा पता ही नहीं है, कागजों में सब लाइन ओके है, लेकिन पानी की समस्या जैसी की तैसी। पानी की क्या नंबर टंकी बनी है, पाइप लाइन बनी हुई है, लेकिन उसमें पानी की बिल्कुल अभी पानी तक चला नहीं हुआ। मसूरी में माल रोड स्थित रोपवे पर आपदा राहत के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और मसूरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रोपवे में फंसे सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उपजिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में सभी विभागों ने आपसी तालमेल और सामंजस्य की परिचय देते हुए राहत बचाव कार्य किया। मॉक ड्रिल के दौरान विभागों ने अपने उपकरणों की भी जांच की और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। बता दें कि मसूरी के माल रोड स्थित रोपवे पर देश विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज सभी विभागों ने मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास का मकसद आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखना, जान माल का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करना और लोगों की सुरक्षा में विभागों की कुशलता परखना था। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर आज सभी विभागों की टीम ने मॉक ड्रिल की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसा कि समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है कि हम किसी भी आपदा की सिचुएशन से निपट सके, तो वैसे ही जो हमारे यहाँ रोपवे है गनहिल रोपवे, तो इसकी एक मॉक ड्रिल हुई जिसमें ये एक मॉक सिचुएशन दी गई थी कि ये रोपवे जो है वो फेलियर हो गई, तो उसमें पर्यटकों को बचाना था। तो इसकी सूचना लगभग 8:45 पे मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर और अन्य समस्त डिपार्टमेंट की टीम एक्टिव अलर्ट मोड पे आई और इसको बचाने का कार्य शुरू किया गया। और लगभग 9:30 पे जो विक्टिम थे उनको एम्बुलेंस में रेफर कर दिया गया और 9:40 पे वो लगभग अस्पताल पहुंच गए। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, हर वर्ष जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करी जाती है रोपवे की,
कि टूरिस्ट वगैरह अगर कोई किसी वजह से फंस जाए ट्रॉली में तो उसको किस प्रकार से यहाँ पे बचाना है। तो उसी संदर्भ में जो है आज यहाँ पर एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 विक्टिम का हमने सिनेरियो क्रिएट किया था और इसको जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर और अन्य जो भी विभाग हैं उनकी सहायता से उनको सकुशल जो है निकाल लिया गया। नहीं, बिल्कुल ये आपदा तो नहीं कहेंगे, इसको इमरजेंसी है इसमें, क्योंकि 2 से 4 लोग हैं जिसमें एक ट्रॉली कहीं हाइट में रुक जाती है तो काफ़ी लोग उसमें सहम जाते हैं, डर जाते हैं और कोई बुजुर्ग है तो बेहोश भी इसमें हो सकता है। युवाओं में खेल भावना को मजबूत करने और आत्मरक्षा की अहम विधा कराटे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लोहाघाट के युवा भवन में जिला कराटे चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनपद के विभिन्न विकास खंडों और दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया। प्रतियोगिता को सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्गों में विभाजित किया गया, जिससे हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का अवसर मिला। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शरीर को मजबूत बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव है। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की राह खोलते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कराटे जैसी विधाओं को आत्मरक्षा के साथ मानसिक मजबूती और त्वरित निर्णय क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण बताया। जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए पूरे समर्पण और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे अभी हम लोग जब देख रहे थे, मैं लगभग 10 बजे से आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम और जो डिस्प्ले किया कराटे का बच्चों ने वो बहुत ही प्रेरणादायी है। सीमांत जनपद पे होने के बावजूद भी आप सभी में जो इतने होनहार बच्चे हैं वो यहाँ पे मैंने आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर मिला। इसके लिए जो यहाँ की समिति है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1-2 इश्यूज जो उठाए हैं, मांग जो रखी है, उस पर हम लोग सार्थक रूप से कार्रवाई करेंगे और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य सरकार कई सारी स्कीम चला रही है जिसे आप लाभ ले सकते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम पर आप लोग भी बता भी रहे थे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में आप लोग जनपद, चंपावत, लोहाघाट और पूरे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।